आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम इत प्रियम भारत भारतम इत प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। शक्ति सामंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। शक्ति सामंत साहब, आप का जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? मेरा जन्म तो बंगाल में हुआ था। मेरे फादर इंजीनियर थे और हमारे फैमिली में ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनते हैं। पहले मैंने भी पढ़ाई लिखाई जो भी अपने चाचा के पास की थी, उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर की डेथ जब मैं 1.5 साल का था उसी वक्त हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो मैं अपने चाचा के पास, जो यूपी में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, उनके पास ही मैं बड़ा हुआ हूँ। पहले हम लोग बदायूं में थे, फिर शाहजहाँपुर में थे, उसके बाद फिर देहरादून से मैंने इंटर कॉलेज किया। वहाँ पे इंटरमीडिएट तक ही कॉलेज में था, तो देहरादून से वहाँ पे किया। उसके बाद फिर मैं कलकत्ता चला गया। वहाँ पे मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हूँ, मगर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कहा उन लोगों ने कि देखिए, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपने यूपी से पास किया है, इसलिए यूपी के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ के लड़के यहाँ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लड़के ही पढ़ते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे जगह नहीं मिली। हालांकि मैं उनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उसमें मैं फर्स्ट हुआ था, मगर इत्तेफाक से मुझे चांस नहीं मिला। तो मैंने आके मेरे चाचा जी को कहा कि देखिए, वो लोग तो मुझे लेने से इनकार करते हैं और अभी रुड़की का कॉलेज भी शुरू हो चुका है, इसलिए अभी तो कहीं कुछ कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त वो मिलिट्री का काम करते थे, उन्होंने मुझे एक काम दिलवा दिया मिलिट्री में। काम भी क्या था वहाँ पे 5,000 चारपाई बुन के हर महीने हम देते थे मिलिट्री के जो सिपाही लोग, उन लोगों को सोने के लिए। जिस रोज मुझे उसका टेंडर मिल गया, इमीडिएटली जितने खाट वाले थे वो सब आ गए मेरे पास और मुझे हर खाट के पीछे 8 आने करके मिलने लगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम ही लोग बनाओ, जो ओवरसियर या जो भी इंजीनियर है उसको पास कराना तुमको, तुम्हारा काम होगा। तो वो राज़ी हो गए और इस तरह से वहाँ पे काम चल पड़ा। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे थोड़ा थिएटर करने का, स्टेज पे काम करने का थोड़ा शौक था। दुर्गा पूजा के वक्त में हम लोगों के यहाँ वहाँ पे यूपी में देहरादून में भी पूजा हुआ करती, तो मेरे चाचा बिल्कुल चाहते नहीं थे कि मैं ये सब काम करूं। एक दिन मैं जब रिहर्सल करके आया तो थोड़ी देर हो गई। 9 बजे तक हमें घर पे पहुंचाना चाहिए था, 9 की जगह 9:30 बज गए, फाइनल था। तो उन्होंने कुछ मुझे ऐसी बातें सुना दी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रहूँगा ही नहीं, यहाँ से चला जाऊँगा। बनेगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी
तेरी आराधना काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए समा जाए इसमें तूफान जिया तेरा सागर समान समा जाए इसमें तूफान जिया तेरा सागर समान नजर तेरी काहे नादान छलक गई गागर समान ओ जाने क्यों तूने यूं आंसुअल से नैन भिगोए काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए दिया टूटे तू है माटी जले तो ये ज्योति बने दिया टूटे तू है माटी जले तो ये ज्योति बने बहे आंसू तो है पानी रुके तो ये मोती बने ओ ये मोती आँखों की पूंजी है ये ना खोए काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए कहीं पे है दुख की छाया कहीं पे है खुशियों की धूप रे वो कहीं पे है दुख की छाया कहीं पे है खुशियों की धूप बुरा भला जैसा कभी है यही तो है बगिया करूं ओ फूलों से कांटों से माली में हार पिरोए काहे को रोए चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए काहे को रोए काहे को रोए। तो मैं पेपर में देखने में लगा बॉम्बे के आसपास कोई जगह है कि नहीं जहाँ पे मुझे नौकरी मिल जाए ताकि मैं इधर चले आऊँ बॉम्बे में और यहाँ पे आके मैं कुछ फिल्म लाइन में कोशिश करूं मगर बॉम्बे में कुछ नहीं मिला। बॉम्बे से थोड़ी दूर के ऊपर 60 मील के ऊपर एक जगह है दापोली। वो दापोली में मुझे एक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल था, वहाँ पे नौकरी मिल गई। और एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में ज़्यादातर सब साउथ अफ्रीका के लड़के पढ़ते थे, मुसलमान।
उन लोगों की हर एक की उम्र किसी की 22-23 साल की थी, किसी की 24 साल की थी। उन लोगों की शादियां हो चुकी थी। और आपकी कितनी थी उस समय? मेरी उम्र थी 21-22 की। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को किस तरह से पढ़ा के और किस तरह से इनसे दोस्ती की जाए। तो वहाँ पे उस स्कूल में वहाँ पे कुछ खेलने वेलने का, आर्ट का कुछ भी सामान नहीं था, खेलने वेलने के स्पोर्ट्स का भी कुछ नहीं था। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा वहाँ पे कि देखिए ऐसा ऐसा है, ये सब होना चाहिए लड़कों के बीच में, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा आर्ट का भी ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा गेम्स वगैरह भी करना चाहिए। तो बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है आपको जो जो चाहिए मंगा लीजिए। तो मैंने मंगाना शुरू कर दिया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सब जो मैं खेलता था अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में, वो मैंने सब मंगा लिया। तो लड़के बहुत खुश हो गए। मैंने उनसे कहा कि हर रोज़ शाम को आके कॉलेज के बाद जब तुम्हारा स्कूल बंद हो जाए उसके बाद चले आना और हम लोग खेलेंगे। तो सबसे दोस्ती हो गई, स्टूडेंट्स नहीं रहे, वो सब दोस्त बन गए। एनीवे, जब मैं देहरादून में था तो जो मैं काम करता था उस समय जो 2,500-3 हज़ार रुपये की महीने की हमको इनकम हो जाती थी, यहाँ पे हमको सिर्फ 130 रुपये करके पगार मिलती थी, मतलब सैलरी मेरी थी। 30 रुपये से ज़्यादा खर्चा होता नहीं था, उसी में मेरा रहना खाना पीना सब कुछ हो जाता था। और फ्राइडे के दिन वहाँ पे छुट्टी हुआ करती थी। तो थर्सडे नाइट को मैं वहाँ से स्टीमर में आना पड़ता था। वहाँ कोई रास्ता नहीं था बॉम्बे आने के लिए। रात को हम वहाँ पे स्टीमर में 9 बजे करीब चढ़ जाते थे, ऑल नाइट स्टीमर में रहते थे, अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँचते थे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फ्राइडे के दिन यहाँ पे हम सब जगह घूमने लगे, स्टूडियो में और लोगों के पास, प्रोड्यूसरों के पास में काम मिलने के लिए। सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना। इत्तेफाक से इमीडिएटली उसी वक्त पार्टीशन हो गया, तो बहुत ही बुरी हालत हो गई लोगों की। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ एक्टर, कुछ हीरो भी, कुछ हीरोइन, कुछ साइड एक्टर चले गए यहाँ से पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान से यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से काफ़ी कुछ फिल्म लाइन में गड़बड़ी हो गई। मगर मुझे किसी ने बताया कि तुम बॉम्बे टॉकीज जाओ, कि वहाँ पे क्रिश्चियन और बंगाली बहुत हैं। तो मैं बॉम्बे टॉकीज जाने लगा। वहाँ मैंने पहली दफ़े अशोक कुमार को देखा। अशोक कुमार मेरे बहुत फेवरेट स्टार थे। मैं उनसे जाके मिला और उनसे कहा कि देखिए मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हिंदी बंगाली दोनों आती है और यहाँ पे तो आप लोग हिंदी पिक्चर बनाते हैं, तो मुझे कुछ काम दीजिए। बोले देखो इस वक्त तो काम तो तुम्हें मैं दे सकता हूँ, मगर तुम्हें सिर्फ असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। मैंने कहा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले देखो 3 फ्लोर हैं हमारे यहाँ, 3 फ्लोर में तीनों शूटिंग हो रही है। एक में तो देवानंद हीरो है, एक में मैं हूँ महल, और एक जिद्दी बन रही है। तो इस तरह से 3 पिक्चरों में तीनों हीरो थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल दूंगा सबको कि तुम आके देखा करो, अभी तुमको हम पगार वगैरह तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन जिस रोज़ शूटिंग होगी उस रोज़ तुमको खाना दिया जाएगा, दोपहर को लंच दिया जाएगा और चाय मिलेगी। मैंने कहा ठीक है जी, चलेगा। फनी मजुमदार भी एक पिक्चर शुरू करने वाले थे, तो मैं फनी मजुमदार से जाके मिला। उनका क्या शौक़ था, वो हमेशा बंगला में लिखा करते थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया करूँगा। तो बोले ठीक है। तो ये मैं करने लगा, तो मुझे थोड़ी बहुत पगार भी मिलने लगी, फिर काम चल निकला। और बॉम्बे में कुछ रेस्टोरेंट थे ऐसे जहाँ पे कि वेजिटेरियन खाना जो था वो 30 रुपये में मिलता था महीने में, और नॉन वेज जो था वो कुछ 32 रुपये करके दिया करते थे। तो जैसे मुझे सैलरी मिलती थी मैं आके वहाँ पे 2-3 महीने का पैसा एक साथ जमा करता था। तो वहाँ पे फिर मैं खाने पीने को तो खैर मिल जाता था। जब शूटिंग होती थी तब तो सवाल नहीं था, वहाँ पे चाय वाय सब कुछ मिलता था। यहाँ पे हमारे एक दोस्त मिल गए, एक जान पहचान वाले, जो शाहजहाँपुर में हमारे घर के पास थे, और वो मुझे पहचान गए और उन्होंने कहा कि तुम फूई हो ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे पास रहने की जगह नहीं है। बोले कि ठीक है तुम मेरे पास आके रहो दादर में, अहमद मेंशन। अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे, मतलब जब मुंबई आए? हाँ, तो मैं एक्टिंग करने आया था, क्योंकि एक्टिंग का ही शौक होता है। जिस बाहर से तो और तो कुछ पता नहीं लगता कि यहाँ पे डायरेक्टर भी होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी होते हैं, ये भी कैमरामैन भी होता है। ये सब तुम्हें इतना तो मालूम नहीं था, लेकिन होता है ऐसे ही कुछ, ये मालूम था। लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक था।
मैंने अशोक कुमार जी को बोला कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। बोले नहीं एक्टिंग तुम मत करो, तुम ये टेक्निकल साइड में चले जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, और अगर छोटा मोटा कोई भी रोल आया तो मैं तुम्हें बुला लिया करूँगा, तो तुम कर देना। मैं कहा ठीक है जी, शुरू तो करूँ। इस तरह से मैं तीनों फ्लोर में घूमा करता था और देखता था कैसे शूटिंग की जाती है। पहले ही जब मैं गया तो मैंने देखा कि गाना पिक्चराइज हो रहा था, प्रदीप जी का लिखा हुआ था, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, मनदी की शायद आवाज थी। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल। ये गाना कैसे पिक्चराइज हो रहा था वो देख के मतलब मुझे ताज्जुब हो गया। स्टूल के ऊपर एक तांगा ला के रखा हुआ है और फ्रेम में सिर्फ पहिया दिख रहा है और वो गाना गा रहा था। जी जी। और पहिया चल रहा था, ऐसा लगता था कि जैसे गाड़ी आगे चली जा रही है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मन डोला। सोच सोच हम करें अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान। तूने रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान, जिसकी नन्ही जान के भीतर भरा हुआ तूफान। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान, इसमें ही शैतान छुपा है, इसमें ही भगवान। बड़ा गजब का है ये खिलौना, बड़ा गजब का है ये खिलौना, इसकी नहीं मिसाल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, जब कभी भी जरूरत पड़ती थी किसी पुलिस इंस्पेक्टर की तो फौरन अशोक कुमार जी मुझे बोलते थे, अरे शक्ति को दे दो, ये एक्टिंग करने के लिए आया है तो इसको दे दो। और एक ही डायलॉग मुझे हर पिक्चर में, 2-3 पिक्चरों में मुझसे काम कराया। एक ही डायलॉग था, फॉलो कार नंबर सच एंड सच एंड नंबर सच एंड सच, इंस्पेक्टर सच एंड सच स्पीकिंग। बस यही एक डायलॉग था जो मैं हर कितनी फिल्मों में आपने इंस्पेक्टर का रोल किया? 2-3 पिक्चरों में मुझे किया। उसके बाद मुझे एक पिक्चर मिली खुद डायरेक्ट करने के लिए जी। उसकी भी कहानी इंस्पेक्टर की थी। जी जी। क्या मेरे साथ 2-3 आदमियों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे बॉम्बे टॉकीज में दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई गुरुदत्त से। और एक राइटर थे, क्या नाम था उनका,
गौड़, ब्रजेंद्र गौड़ था उसका नाम। बहुत दिन हो गए, डेथ हो गई थी। एनीवे राइटर थे वो। तो उसको एक पिक्चर मिली राइटर को, मगर इत्तेफाक से ऐसा था कि जिस प्रोड्यूसर ने उसको काम दिया था उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ये था, जब तक ये पिक्चर ख़त्म नहीं हुई होगी तब तक तुम दूसरा कोई काम ले नहीं सकते। तो वो पिक्चर उसको एक मिली थी, वो बना रहा था कस्तूरी। तो उसने मुझसे आके कहा, यार मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम मेरा असिस्टेंट बन जाओ, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं कैमरा कहाँ रखने का, कहाँ क्या, तो तुम मुझे ज़रा हेल्प कर दिया करो। मैंने कहा ठीक है, तो तुम मुझे सैलरी क्या दिलवाओगे? तो उसने बोला कि कितना लोगे? मैंने कहा भाई कम से कम 250 रुपये लूँगा। बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ। और मेरी नौकरी पक्की हो गई 250 रुपये की। दैट वाज द फर्स्ट अर्निंग ऑफ माइन फ्रॉम फिल्म्स। तो उसको साइन करने के लिए कोई और साहब आए थे, पंजाब से आए थे, तो उसने लेना चाहा। गौड़ का ये था कि एक ही पिक्चर एक साथ कर सकता है, दूसरी पिक्चर नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसने, गौड़ ने मुझसे कहा कि यार तुम कर दो, कहानी मेरी होगी, डायलॉग मेरे होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, 7,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मगर प्रोड्यूसर ने मुझे सिर्फ 5,000 दिए, बाकी 2,000 खा गया वो पूरा। मेरे पास तो पैसे नहीं, सब खत्म हो गए। उसको गैम्बलिंग का बहुत शौक था, स्पेशल रेस का। तो रेस को सब पैसे हार गए वो। एनीवे पिक्चर अधूरी थी तो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो जो बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूटर था उसको पिक्चर जितनी बनी थी वो उसको बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि तुम पिक्चर बनाओ। पिक्चर का नाम था बहू, पहली पिक्चर थी मेरी। मैंने कहा कि नहीं, पैसे मैं नहीं हैंडल करूँगा, पैसे आपका आदमी जाएगा सेट के ऊपर, मैं जिसको बोलूँगा उसको पैसे दे दीजिएगा ताकि काम कंप्लीट हो जाए। एनीवे पिक्चर कंप्लीट हो गई और उसमें हेमंत कुमार के साथ साथ बिहारी करके एक लड़का था, एस.एच. बिहारी। एस.एच. बिहारी, वो गाने लिखता था। तो उसको हमारे बने हुए गाने बहुत अच्छे लगे। तो एस.एच. बिहारी ने बोला था मैं एक प्रोड्यूसर को लाता हूँ, पैसे बहुत हैं उनके पास, मगर वो बोल रहे हैं कि बहुत कम पैसे लगाएंगे, मगर तुम मानना नहीं, जो भी बोले वो हाँ कर देना तो तुमको काम मिल जाएगा, डायरेक्टर वो तुमको ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम लेके आओ। तो जिनको लेके आया नारियट वाला, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि क्या पिक्चर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कहानी सुन लेता हूँ। तो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, एस.एच. बिहारी और दरोगा जी करके एक थे, वो उन लोगों ने कहानी लिखी थी। कहानी अच्छी थी, कहानी मैंने सुनी, उसका नाम था इंस्पेक्टर। तो उन्होंने बोला कि भाई कितना पैसा खर्चा होगा, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। मैंने कहा देखिए ये पिक्चर जो है ना, इसमें आप अशोक कुमार को लेना पड़ेगा और भी 2-4 अच्छे लोगों को लेना पड़ेगा, प्राण वगैरह वगैरह। तो ये लोग जो पैसे देते हैं पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा तो बजट ये है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मैंने कहा कि कोई पुराना डायरेक्टर लीजिए जिसका नाम हो। मैं तो पहले पिक्चर अभी बनी है, अभी तो रिलीज़ भी नहीं हुई है, अभी थोड़े दिनों में शायद रिलीज़ होगी वो, तो आप कोई दूसरा डायरेक्टर ले लीजिए। बोले अच्छा मैं सोच के बताऊँगा। तो वो गए और बिहारी भागता हुआ आया, बोले कमाल भी यार, मैंने तो सोचा था कि तुम बोलोगे कि इतना बजट है तो शायद ना करेंगे। वो तो बोलते नहीं, पहले पिक्चर में इसी से बनवाऊँगा, ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईमानदार लगता है। तो राज़ी हो गए और बिहारी भागता हुआ आया, बोला कि ये काम तो बन गया। तो उसके बाद फिर मैं अशोक कुमार के पास गया, दादा ने ये पिक्चर आपको करनी पड़ेगी, ये कहानी ये सुन लीजिए। दादा ने मुझे बहुत चाहते थे, उनके 2 भाई और थे, तीनों बहुत दोस्ती हो गई। किशोर था उनका भाई, और एक अनूप था उसका ब्रदर, सब अच्छी तरह से एक फैमिली की तरह हो गई। खैर इंस्पेक्टर शुरू हुई और इत्तेफाक से वो पिक्चर रिलीज़ हुई तो बहुत अच्छी चली। अशोक कुमार थे, गीता वाली थी, तो उसके बाद तो फिर लुकिंग बैक। पेड़ कोई ऐसा नगमा ये आह मेरी दुनिया के लिए, ये आह मेरी दुनिया के लिए, खुशियों का तराना हो जाए दिल। पेड़ कोई ऐसा नगमा।
दुनिया के दिलों को तड़पा दे आवाज मेरे टूटे दिल की, दुनिया के दिलों को तड़पा दे, पत्थर का जिगर भी सुन के जिसे एक बार तो पानी हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। दर्द दिया है जिसने हमें ये दर्द दिया, हम उसको दुआएं देते हैं, ये दर्द दवा बन जाएगा कुछ दिन जो पुराना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। है तुझको कसम है दिल की जलन, आँखों में नया आंसू आ जाए, है तुझको कसम है दिल की जलन, आँखों में नया आंसू आ जाए, ऐसा ना हो तेरे रोने से महफिल में तमाशा हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा गीतों में जमाना हो जाए दिल, फिर कोई ऐसा नगमा। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। शक्ति सामंत साहब, जैसा कि हमें मालूम है, एक कहानी आपने तब लिखी थी जब किसी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उस कहानी पर जो फिल्म बनी थी वो भी बड़ी कामयाब रही। उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने गाड़ी खरीदी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें 3-4 हड्डियाँ मेरे यहाँ पे टूट गई और मैं हॉस्पिटल में पड़ा था। तो मैंने कहानी सोची वहाँ। वो मेरा एक दोस्त था राइटर रंजन बोस, वो ये लोग दोस्त लोग सब आते थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहानी सुनाई, यार ये कहानी है, इसको ज़रा लिखो तुम। तो उसने लिखना शुरू किया। वो पिक्चर थी हावड़ा ब्रिज। वो पिक्चर मैंने शुरू की, एक ही हफ्ते मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था,
मैंने अशोक कुमार से बोला कि आप मधुबाला को बोल दीजिए ताकि वो राजी हो जाए, और उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद मैं उनसे मिलने गया तो इतना हंसने लगी, मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा कि देखिए आप इतना हंसेंगी तो मैं तो कुछ कहानी सुना ही नहीं सकूँगा। बोले मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, करूँगी। मैं चल के अपने अब्बा जान से बोल देती हूँ कि मैं कहानी सुन ली है और मैं करूँगी। तो वो आई नीचे और अपने फादर को बोल दिया कि अब्बा जान कहानी बहुत अच्छी है, मैं करूँगी। ये कह के वो अपने कमरे में चली गई और मैंने पूछा कि मैं साइनिंग में क्या अमाउंट दूँ। तो उन्होंने बोला कि टोटल पैसे इतने लगेंगे, तो मुझे इस वक्त ₹1.25 दे दो। मैंने कहा ₹1.25? मैं तो 5,000 लेके आया था आपको देने के लिए। बोले नहीं, जिस वक्त शूटिंग के डेट दूंगा उस वक्त तुम 5,000 देना, अभी सिर्फ ₹1.25 ले लो। जो कहानी मधु पसंद करती है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ ₹1.25 ही लेते हैं। तो उन्होंने ₹1.25 ले लिया और मैं चला आया। इमीडिएटली स्क्रीन में एडवर्टाइजमेंट कर दिया। म्यूज़िक डायरेक्टर ओ.पी. नैयर को मैंने लिया, उनके पास गया तो उनसे मैंने कहा कि देखिए मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोले नहीं, मैं फ्री तो कर दूंगा नहीं, आप ₹1,000 मुझे दे दीजिए और मेरा नाम आप अनाउंस कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीन में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि इस तरह से मैं बना रहा हूँ हावड़ा ब्रिज। तो इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर मेरे पास पूरा ऑल इंडिया बिक गया और काफ़ी पैसा भी आ गया। और मेरी पिक्चरें जो चली थी वो भी अच्छी चली थी, तो इसलिए जो मैंने पिक्चर जो अनाउंस की तो हावड़ा ब्रिज नाम भी अच्छा लगा लोगों को, इसलिए वो सब लोग इमीडिएटली आ गए। ये नाम आपका दिया हुआ था? मेरा ही ना, बिकॉज एक कहानी मैंने अंग्रेजी में एक पिक्चर देखी थी तो उसमें एक जहाज़ के ऊपर ही पूरी कहानी थी। कहानी का आइडिया मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, ऐसी कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं थी, वो कोई इतनी चली भी नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाऊं। कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज है, बहुत मशहूर है, तो उसको लेके अगर बना सकूं तो बहुत अच्छा है। तो हावड़ा ब्रिज अनाउंस कर दिया और इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर पूरी पिक्चर बिक गई। टोटल हमारा खर्चा हुआ था 1,000 ओ.पी. नैयर ने लिया था और ₹100 मधुबाला ने लिया था। तो इतना ही पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया और ऑल इंडिया बिक गया और हमारे पास कुछ 40-50 हज़ार रुपये आ गए। हावड़ा ब्रिज में कुछ 4 लाख रुपए लगे थे बस। हीरो और हीरोइन जो थे कितना चार्ज किया करते थे उस दौर के? उस वक्त दादावरण ने लिया था 75,000 रुपये, मधुबाला ने भी 75,000 रुपये दिया। 75,000 लिया ज़रूर, मगर बाकी लोगों ने बहुत कम पैसा लिया। केन सिंह थे, प्रांत थे, लोगों का बहुत कम पैसा, 4 लाख या 4.5 लाख रुपये में पिक्चर बन गई पूरी। और इमीडिएटली जो बिक भी गई तो अच्छा हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये पिक्चर इत्तेफाक से ऐसी चली कि जिस रोज़ रिलीज़ हुई 1 हफ्ते के अंदर उसका पूरा पैसा निकल आया। मतलब पहले महीने के बाद ही मुझे ओवरफ्लो मिलने लगा। एनीवे, तो दैट वाज वेरी गुड टाइम। हावड़ा ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसका म्यूजिक भी आज तक ऑल टाइम ग्रेट जिसकी हम बहुत ही अच्छा म्यूजिक। ओ.पी. नैयर साहब को तो उसका क्रेडिट जाती है। बिल्कुल जाता है। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा 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 मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू।
आप भी अपनी फिल्मों के म्यूजिक पर वर्क करते थे, उनके साथ में बैठते थे? नहीं, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। एक्चुअली मुझे फिल्म लाइन में पहले तो सोचा था मैं प्लेबैक गाऊंगा। अच्छा, ये एक शौक और रहा आपका? जी। खासकर अशोक कुमार के गाने जो कि रोमांटिक होते थे और बहुत आसान ट्यून होती थी उनकी, और सागर साहब के गाने, ये न्यूज़ के गाने बहुत इमोशनल होते थे और बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों आर्टिस्टों के गाने मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने अशोक कुमार का दादू ने आपके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हर गाना उनका मुझे याद रहता था और मैं उनको कभी कभी सुनाया भी करता था, ये आपका गाना है। एक दफे तो गाना ऐसा था कि वो जब मैंने सुनाया तो बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये गाना तुम गाना। मैंने कहा कि ऐसी बात मत कीजिए। खैर, गाना था रुक न सको तो जाओ तुम जाओ, एक मगर हम सब की है फरियाद, कभी हमारी भी कर लेना तुम याद, हम तो तुम्हें ना भूल सकेंगे, तुम चाहे बिसराओ तुम जाओ, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ। फिर कब मिले पुराने साथी, जाने फिर कब मिले प्रेम की ज्योति, आज बिछड़ने से पहले तुम एक बार मुस्काओ तुम जाओ, रुक न सको तो जाओ तुम जाओ। तो बहुत अच्छा गाना था। तो दादू ने कहा कि ये गाना तुम गाना। मैंने कहा दादू ने आप क्या बात कर रहे हैं, ये गाना मैं गा सकूंगा, आपकी मृत्यु के वक्त में मैं रोऊंगा या गाऊंगा? तो उस वक्त तो मुझे सिर्फ रोना ही आएगा। उन्होंने आपकी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, उनके साथ में मुझे लगता है कि आपका एक बहुत ही स्पेशल एक बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। हाँ, उसके बाद तो फिर बहुत दोस्ती हो गई, बहुत, मतलब ही यूज्ड टू लव मी लाइक एनीथिंग। मैं और एक और थे, हम दोनों आदमी अक्सर उनके यहाँ जाया करते थे शाम के वक्त में, और उनके साथ ही बैठ के कभी कभी बगैर खिलाए वो छोड़ते भी नहीं थे। बोले कि देखा तेरी भाभी ने बनाया, क्या बनाया, कैसा बनाया, देख ले, खा के देख ले। मैंने नहीं, ये खा घर जाके खाऊंगा, नहीं खा के जा। तो इस तरह से चलता रहता था। अच्छा, उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, मेरी शादी हुई थी, फिर भी कभी कभी जब होता था तो घर फोन कर देता था कि भाई आज मैं दादू के घर से खा के आता हूँ, या आज नहीं आऊँगा खाना खाने। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। तो ये जो एक ललक थी सिनेमा की दुनिया में कुछ करना है, शुरू के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आपको सिनेमा के लिहाज से कौन सी चीज दी? दृष्टि दी, या तकनीकी अनुभव दिया, या कहानी को परखने का नजरिया दिया? क्या चीज आपने उनसे हासिल की? ये सब मिल मिला के होता है। देखिए, पिक्चरें जो बनती है ना, ये दैट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। उसमें सबसे ज्यादा हाथ होता है राइटर का, राइटर के बाद कैमरामैन होता है, डायरेक्टर होता है, सभी लोग होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होता है। ये सब लोग मिल मिला के, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टीम वर्क। तो सब मिल के ही काम करते हैं तब ये चीज़ अच्छी बनती है। आप पिक्चर बनाइए, जब आपने अभी कहा ना उसके म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो म्यूजिक देखिए ट्यून में आ गया, तो उसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी। उसको फोटोग्राफ किया था चंदू करके, एक फोटोग्राफर थे, ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड। ही वाज सच ए गुड कैमरामैन। और स्टिल फोटोग्राफी भी वही करते थे, स्टिल भी वही निकालते थे। तो वो सब मिल मिला के इस तरह से होता है। अच्छा, आप उस समय भी क्या सिनेमा को प्योर मनोरंजन मानते थे कि इसके जरिए कुछ मुझे मैसेज भी देना पब्लिक को, कुछ ऐसा भी मन में था? वो धीरे धीरे होता गया जी। ये किया, उसके बाद फिर दूसरा जो इंसान जागूठा किया। इंसान जागूठा डैम कंस्ट्रक्शन के ऊपर था। उसमें ये था कि भाई डैम करना चाहिए, और मेहनत का इंसान जाग उठा, लोग धरती की पाक जगह। क्या गाना था? जी जी। एक गाना था बहुत अच्छा। मेहनत कश इंसान जाग उठा, लो धरती की भाग जगे। वो मिट्टी तो ना हो जाए जिसमें हमारा हाथ लगे। मेहनत का हर खेल है सारा, मेहनत का सच्चा है सहारा, मेहनत का अपना तो है नारा, मेहनत का हो मेहनत कश इंसान जाग उठा। हैया 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 हैया। दानी कुदरत सब कुछ देगी, ये नहीं देना ही ना। राह के पर्वत बह जाएंगे, बहा के देख पसीना हो। दानी कुदरत सब कुछ देगी, ये नहीं देना ही ना। राह के पर्वत बह जाएंगे, बहा के देख पसीना हो। मेहनत कश इंसान जाग उठा। देखो रे देखो,
लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, आसमान के चांद को छूने निकला चांद ज़मीं का, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ये तो है हिंदुस्तान का, कुछ ऐसा था, ना ये अंग्रेजी बाबू, ये तो है हिंदुस्तान का। तो ये उस वक्त वो जो मून में लैंड किया था, उसके ऊपर शैलेंद्र ने गाना लिखा था, बहुत अच्छा गाना लिखा था। देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, आसमान के चांद को छूने निकला चांद ज़मीं का। रे लोग ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। गोरे मुख पर तूने ऐसा घूंघट डाला, गोरे गोरे मुख पर तूने ऐसा घूंघट डाला, आंखों वाले तरस गए देखूं मैं किस्मत वाला। आहे वाह ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। शक्तिदा व्यक्ति जो है पहले सोचता है, फिर कलम से कागज पर उतारता है, फिर कागज से एक इंसान उसको फिल्म के पर्दे पर ले आता है। एक प्रक्रिया जरूर होती है, लेकिन वो भी तो एक आर्ट है कि कैसे लाया जाए कहानी को। खासतौर से साहित्यिक कृतियों के साथ तो ये बहुत बड़ी चुनौती दे रही, और ये माना जाता रहा है कि कभी कभी सिनेमा उसके साथ में वैसी ईमानदारी या वैसा जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता है जो लिखे हुए शब्द होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा भी यही ख्याल है कि इंसान को सोच के काम करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, ये पब्लिक को पसंद आएगी कि नहीं। आफ्टर ऑल इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर द पब्लिक। उनको कोई हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसके थ्रू अगर वो कुछ समझें। जैसे मैंने एक लड़की का वो किया था नेत्रदान का, इवन एक पिक्चर मैंने बनाई थी जिसमें एक अंधी लड़की थी, आपने पता नहीं वो देखी है कि नहीं देखी। उसमें मैंने पहले दफे इंट्रोड्यूस किया था इसको, मौसमी को। वो तो अनुराग के नाम से। हाँ, अनुराग के नाम जी। तो उसमें यही थीम था ना, जी जी, कि वो जो बच्चा था वो अपने नेत्र उसको दान कर देता। बिल्कुल बिल्कुल। ये पिक्चर ऑस्ट्रेलिया में किसी बंगाली डॉक्टर ने देखी थी, तो उसको बहुत अच्छी लगी थी। उस वक्त मैं कलकत्ता में था, तो वो मुझे फ़ोन करके आ गए मिलने के लिए। बोले कि आपने जो पिक्चर बनाई है, ही वॉज एन आई स्पेशलिस्ट, बोले कि बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने भी कई एक आंखें इधर भेजी हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है
मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं, भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। तो ये क्या होता है ना, हमने तो इसलिए नहीं बनाई थी कि पिक्चर ऐसी होगी, एक हमारे दिमाग में थी कि ये कहानी बनाऊं। लेकिन हृदय परिवर्तन हो जाता है लोगों का। मुजरिम जो होते हैं वो नेक इंसान बन जाते हैं, और कोई आदमी इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है कि अपनी पूरी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाता है किसी अच्छे काम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आकर के एक फिल्मकार जो है वो कामयाब होता है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। हाँ, ऐसा लगता था, और फिर सोचते थे कोई ऐसा ही सब्जेक्ट दोबारा मिल जाए जी। जो हम बनाएं और सबको अच्छा भी लगे। तो ये जो है ना, ये एक अंदर से एक इंट्यूशन की बात होती है कि हम इसको सिर्फ नाच गाना ही नहीं रखें, हम पर्पस भी उसके साथ में एक कुछ पब्लिक को कुछ बताने के लिए भी कुछ उसमें मसाला रखें, ताकि वो भी अच्छा लगे और ये भी अच्छा लगे। तो खुद भी आपने कहानियां लिखी हैं? हाँ, बहुत सी कहानियां मैंने खुद सोची हैं। लिखने में सबसे ज्यादा एतराज है, लिखने का जो जितना वो करना पड़ता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहानियां मैं सोचता हूँ और बोल देता हूँ किसी राइटर को, यार ये कहानी है, जैसे हावड़ा ब्रिज है, मेरी सोची हुई कहानी है, मगर मैंने एक रंजन बोस करके हमारे दोस्त हैं, वो मुझसे मिलने आया करते थे। मैंने कहा रंजन यार ये देखिए ये कहानी है, इसको तू लिख। तो उसने लिखा। तो इस तरह से ब्रजेंद्र गौड़ डायलॉग वगैरह बहुत से उससे लिखवाते थे। इवन इस तरह से क्या होता था कि बहुत से राइटर हमारे साथ थे, काम करते थे। और एक क्या था, मेरे साथ दोस्त लोग जो बैठते थे उसमें राइटर बहुत होते थे। हम लोग बैठते थे 4-5 आदमी एक साथ, गुलशन नंदा, मधुसूदन कालेलकर, मराठी राइटर। तो इस तरह से बहुत से थे कि उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे। तो उनको बोलते थे जरा कहानी सुनिए कैसी लगती है, इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है बताइए जरा, मैंने ये सोचा है कि इसमें ये चेंज करूंगा, आपको कैसा लगता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कशन करते थे। गुलशन नंदा तो अपने जमाने के बड़े बेस्ट सेलर्स राइटर्स में से वो आते थे, उनकी तो अनगिनत कहानियों पर आपने फिल्में बनाई हैं। रोजाना ही मेरे साथ आके बैठते थे। कैसे इंसान थे वो? बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सोचा करते थे, बड़े प्यार से लोगों को सुनाया करते थे अपनी कहानियां। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। जरूर। जब मैं आराधना बना रहा था, वो कहानी मैंने किसी से सुनी थी और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। कास्टिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। इत्तेफाक से मेरे ही ऑफिस में गुलशन जी भी बैठे थे, एक साहब और भी थे, दोनों बैठे थे। हमारा एक दोस्त आया सुरेंद्र कपूर, उसने कहा ये मेरी पिक्चर की यार क्लाइमैक्स की 3-4 रीलें हैं। उस वक्त मेरा ऑफिस फेमस महालक्ष्मी में होता था, देखना है तो चलो देख लो और तुम देखो। मैंने कहा कि यार तुम्हें इतराज़ नहीं हो तो इन दोनों को भी ले चलो इधर। हाँ वेरी गुड, ले चलिए। तो मैं उधर गया, उसके वो क्लाइमैक्स से 4-5 रीलें देखी और आके निकल के सब पकड़ के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि ये जो क्लाइमैक्स है मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसका भी क्लाइमैक्स यही है, एग्जैक्टली वही है, कुछ भी चेंज नहीं है।
मैंने कहा चलिए अभी अच्छा नहीं लग रहा, घर चलते हैं। गुलशन जी आप बताइए, आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसमें मैं इनको सबको कास्ट कर सकूँ? इन लोगों को तो मैंने साइन किया हुआ है। तो उन्होंने कहानी मुझे सुना दी, वो कहानी हमने उनसे ले ली, वो थी कटी पतंग। मैंने कहा ये कहानी तो हमने ले ली, पूरी कहानी मैं किसी को बोल चुका हूँ, उनको भी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि ये आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि वो मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनको बोलूँगा तो वो ना नहीं भूलेंगे। उनको नाइट वाला को सुनाया था, कपार भाई को। वो पूरी कहानी हमने चेंज की और बहुत अच्छी हो गई। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अभी आप सुन रहे थे जाने माने निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत से कमल शर्मा की बातचीत। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा।
अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा। ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। आज के मेहमान।